अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू करती हूँ मोहब्बत की जीत पार्ट 3। तुमने फ़ोन किया उसे? फ़ाइक ने नादिया से पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। वो फ़ोन करना भूल गई थी। नादिया, अगर वो आज ना आई तो हमारा सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा। उसका आना बहुत ज़रूरी है, फ़ाइक ने कदरे सख्त लहजे में कहा तो नादिया ने बुरा मान लिया और मुंह फुलाकर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ये क्या किया तुमने फ़ाइक? आज के दिन भी तुमने उसको नाराज़ कर दिया। अब जाओ मनाओ उसे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था मगर पशेमान वहीं खड़ा था। जाओ अब जाओ भी। सुंबल ने धक्का देकर उसे नादिया की तरफ भेजा। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया। बोलो ना। वो गुनगुनाते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। लहजे में निहायत नरमी और चेहरे से मासूमियत में छलक रही थी। रेड कलर की टी शर्ट और ब्राउन जीन्स का कंट्रास्ट इसके जिस्म को बहुत भा रहा था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, उसने बेरुखी दिखाई। लेकिन मुझे तो करनी है तुमसे बात, अगर तुम ना भी करो तब भी। हंसते हुए उसका हाथ थाम लिया। मेरा हाथ छोड़ो। अपना हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश की मगर जो हाथ मोहब्बत की गिरफ्त में हो उसे आज़ाद करवाना शायद आसान नहीं होता। तभी वो बेबसी की मूरत बने खड़ी रही। वजूद में कोई जंबिश न थी। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया था। सॉरी। उसने मासूमियत का लिबादा ओढ़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी मगर महबूब अपनी अदाएं ना दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सॉरी करने से क्या सब ठीक हो जाएगा? चेहरे का रुख दूसरी तरफ फेर लिया। माफ़ कर देने से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। दाएं हाथ की दरमियानी उंगली से उसकी थोड़ी तले रखते हुए उसके चेहरे का रुख अपनी तरफ किया। आज के दिन तो नाराज़गी हमारी मोहब्बत के दरमियान मत लाओ। आज तो मोहब्बत का दिन है, मिलन का दिन है। अगर आज भी तुम नाराज़ रहोगी तो कहीं दूसरी लड़की ही मुझे प्रपोज ना कर ले। उससे शरारत सूझी। हड्डियां ना तोड़ दूँ उसकी, कोई आंख उठाकर तो देखे तुम्हारी तरफ। दूसरी लड़की का नाम सुनते ही उसने तेवरी चढ़ा ली। बस नहीं चला वरना ख्यालों में ही उस अनजान लड़की का खून कर देती। ओह, इतनी लड़ाका है मेरी महबूबा। अब तो मुझे भी संभल कर रहना पड़ेगा। मसनूई तौर पर हैरत का इजहार किया। नादिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। एक फूल तोड़कर उसके हाथों में थमाया। मेरी मोहब्बत के लिए एक मामूली सा तोहफा इस नाचीज की तरफ से। फूल पकड़ते हुए उसके हाथ नादिया के हाथों से मस हुए तो एक अजीब सी लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई। आंखों में शर्मो हया के पर्दे छन छन कर गिर रहे थे। अब रूठना मनाना हो गया हो तो असल काम पर आ जाए। सुंबल जो दूर से खड़ी देख रही थी फौरन पास आकर गोया हुई। ओह, तुमने अभी तक फ़ोन नहीं किया? फ़ाइक ने मसनूई तौर पर दोबारा गुस्से में कहा तो नादिया ने आंखें दिखाई। अरे बाबा, मजाक कर रहा था, अब जल्दी से फ़ोन करो। फौरन अपना बयान बदल डाला। हेलो उखबी, आज तुम आ रही हो ना? ठीक। तुम आते हुए रेड कलर का सूट पहन कर आना। हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? बात नादिया कर रही थी मगर दिल सुंबल और फ़ाइक के तेज़ी से धड़क रहे थे। तो फिर रेड कलर का सूट ही पहन कर आना। बात करते हुए उसके चेहरे के रंग मुसलसल तब्दील हो रहे थे। पक्का? इसका इस्तफहामिया अंदाज देखकर सुंबल और फ़ाइक को कुछ हौसला मिला। ठीक है, फिर हम वेट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके उसने सुक्का सांस लिया। एक कश्ती तो पार लग गई, अब दूसरी की तलाश थी। जब उसका नाम आएगा तुम्हारी जान जाएगी। किसी की एक झलक को तुम हजारों बार तड़पोगे। भरी महफिल में तुम भी जब वही चेहरा तलाशोगे। शहनाइयों की आवाज़ मुसलसल तेज़ हो रही थी। आतिशबाजी का समा कमरे से भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। उसकी नज़रें एक पल के लिए बाहर खिड़की की तरफ उठी। उसके दिल ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। वो बेबस थी, सब कुछ हाथ से निकल चुका था। बारात उसकी दहलीज तक आ चुकी थी। सर पर सहरा सजाए उसका साजन उसको लेने उसके घर पूरी शान और शौकत से आया था। अगरचे वो पहले ही कह चुकी थी कि शादी में कोई धूम धड़ाका ना हो मगर घर वालों के आगे वो कुछ न कह सकी। सब उसकी शादी धूमधाम से करना चाहते थे। उसने अपने वजूद को आईने में देखा तो एक हारी हुई औरत को पाया जो सब कुछ हार चुकी थी। तुम्हारी आंख से ये जो आंसू गिर रहे हैं ना, उसको संभाल कर रखो, आगे चलकर काम आएंगे। आखिर यही तो तुम्हारा मुकद्दर है। लेकिन मुझे हैरत तो इस बात पर है कि तुम ये आंसू क्यों बहा रही हो? ये रास्ता तो तुमने खुद इख्तियार किया है। तुम्हें शादी के लिए किसी ने फोर्स तो नहीं किया था, तुमने खुद हाँ की थी। तो फिर अब आंसू बहाकर क्या जाहिर करना चाहती हो? यही कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। मगर ये जुल्म किया किसने? तुमने खुद अपनी ज़िंदगी को किसी और के हाथों सौंप दिया। इसलिए तुम्हारे ये आंसू कोई हैसियत नहीं रखते, इनके निकलने का कोई जवाज़ ही नहीं।
बेहतर यही होगा कि तुम हकीकत को जितनी जल्दी हो सके कबूल कर लो। ये तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा और उसके लिए भी। आगे तुम्हारी मर्जी। अब कॉलेज की तरफ। वो देखो सामने, नादिया और फाइक जो पिछले 1 घंटे से पार्किंग एरिया में घाट लगाए बैठे थे। जोहाब को देखते ही एकदम नादिया ने पुरजोश लहजे में कहा, आहिस्ता आहिस्ता, वो सुन लेगा। उसके जोश को देखकर फाइक ने फौरन टोका। ओह, गलती हो गई, अपनी बेवकूफ़ी पर वो नादिम थी। अब आगे का काम याद है ना? फाइक ने उसे याद करवाया। लेकिन क्या मैं कर पाऊंगी? नादिया के हाथ कांपने लगे। जोहाब के सामने जाते हुए तो वैसे ही उसकी जान जाती थी। उसका 2 टोक जवाब देना हर किसी को खामोश करवा देता था। लेकिन करना तो पड़ेगा ना। फाइक ने उसकी हिम्मत बांधी तो वो खरामा खरामा उसकी तरफ बढ़ने लगी। हमेशा की तरह आज भी सियाह जीन्स और सियाह शर्ट में मलबूस संजीदगी से अपने रास्ते पर गामजन था। वो डगमगाते कदमों के साथ इसकी तरफ बढ़ रही थी, मगर हाथों में इतनी लर्जिश तारी थी कि हाथ में पकड़ा हुआ कोल्ड ड्रिंक का ग्लास भी इर्ताश पैदा कर रहा था। जाओ भी, सरगोशी वाले लहजे में फाइक उसे जाने को कह रहा था, मगर वो तो जैसे सुनने और समझने से कासिर थी। ऐ खुदा, बस नादिया अपना काम कर दे। उसकी हरकतों से तो लग रहा है जैसे वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो सोच ही रहा था कि जोहाब के चिल्लाने की आवाज़ आई उसके कानों में जब गूंजी। नज़र नहीं आता क्या? ये देख कर वो बहुत खुश हो गया और फौरन दोनों के सामने आ मौजूद हुआ। वो जानता था आगे उसे क्या करना है। अरे नादिया, ये क्या किया तुमने? पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी तुमने। दिस इज़ नॉट फेयर। वो ये जाहिर कर रहा था जैसे उसे कोई इल्म ही नहीं। बेचारे की सारी शर्ट खराब कर दी। देखा देखा उधर ज़रा। उसने जोहाब की शर्ट को छुआ तो वो पूरी तरह से भीगी हुई थी, जैसे अभी अभी पानी में भिगोकर निकाली हो। ये तो वाकई बहुत गीली है। अब तुम इस तरह क्लास में भी नहीं जा सकते और सूखने पर निशान भी पड़ जाएंगे। वो अफसोस कर रहा था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम ये शर्ट उतार दो, मैं अभी साफ करके ले आती हूँ। नादिया ने लड़खड़ाती जबान से बमुश्किल ये अल्फाज कहे थे। हाँ, ये ठीक रहेगा। फाइक ने उसकी तायीद की तो जोहाब ने सवालिया नज़रों से दोनों की तरफ देखा जो अपनी शर्ट झाड़ने में मसरूफ़ था। अरे बेफिक्र रहो, तुम्हें बिना शर्ट के घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम इधर आओ। वो जोहाब का हाथ पकड़कर अपनी कार के पास ले गया। मैं हमेशा अपनी कार में एक शर्ट इजाफी रखता हूँ, न जाने कब ज़रूरत पड़ जाए। तुम इतनी देर मेरी शर्ट पहन लो। फाइक ने अपनी कार से एक हैंगर की गई शर्ट को बाहर निकाला और उसे जोहाब की तरफ बढ़ाया तो वो कुछ बोल नहीं पाया। टुकटुकी बांधे उस शर्ट को बस घूरता जा रहा था। अरे क्या हुआ? लो ना। फाइक ने हंसते हुए उसके हाथ में हैंगर थमाया। रेड शर्ट? आज पहली बार जोहाब की आवाज़ में लर्जिश थी। हाँ सॉरी, मैं ये शर्ट नहीं पहन सकता। उसने हैंगर फाइक के हाथों में दोबारा थमा दिया और वहाँ से जाने के लिए पलटा। गई भैंस पानी में, नादिया बड़बड़ाई। इतनी जल्दी नहीं। वो दौड़ते हुए उसके पास आ गया। अरे यार, रेड ही तो है, कलर से क्या होता है? नीली हो या पीली, काली हो या सुर्ख। उसने दोबारा उस शर्ट को थमाने की कोशिश की तो उसकी आवाज़ में गुस्से की भी आमेज़श हो गई। तुम्हें एक बार सुनाई नहीं देता कि मैं ये शर्ट नहीं पहन सकता तो बस नहीं पहन सकता? वो चिल्लाकर बोला, मगर फाइक ने भी हार ना मानी। मगर यार क्यों? उसके चेहरे पर अभी भी संजीदगी थी। पहले तो ये मुझे यार यार कहना बंद करो। मैं किसी का कोई यार वार नहीं हूँ। और दूसरी बात, ये मेरा ज़ाती मसला है। मैं कोई शर्ट पहनना पसंद करूं या ना करूं। तुम कौन होते हो मुझे टोकने वाले? इससे आगे फाइक भी कुछ न कह सका। जोहाब ने डिपार्टमेंट जाने के लिए कदमचों की राह ली। लगता है प्लान गया भाड़ में, नादिया ने ज़ेरे लब कहा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। ना चाहते हुए भी फाइक ने उसकी बात की तायद की। वो दोनों जोहाब को जाता देख रहे थे मगर रोक नहीं पा रहे थे। वो समझते क्या है अपने आप को दोनों। जोहाब का पारा हाई था। रेड कलर की शर्ट देखकर उसके जिस्म में जैसे आग लग गई थी। वो नीचे निगाह किए दोनों को कोस रहा था कि अचानक उसकी टक्कर सर एहसन सत्तार से हुई और उनके हाथ से भी कोल्ड ड्रिंक उसकी शर्ट पर गिर गई। ओह सॉरी बेटा। इससे पहले कि वो ड्रिंक गिराने वाले को बुरा भला कहता, सर एहसन की आवाज़ सुनकर अपना गुस्सा शांत किया। कोई बात नहीं सर। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। क्यों कोई बात नहीं सर, मेरे पास एक शर्ट इजाफी है, आप इसे कहें कि वो ये पहन ले। पहले भी उसकी शर्ट पर कोल्ड ड्रिंक गिरी थी और अब भी। अब फिर से कहीं सर्दी वगैरह ना लग जाए। फाइक जो सब कुछ देख चुका था, मौका पाते ही भागता हुआ उनके पास आकर गोया हुआ। मैं
ज़ोहाब की बात शुरू होने से पहले ही सर एहसान ने मदाखलत की। हाँ ज़ोहाब, पहन लो बेटा। सर एहसन के कहने की देर थी कि फायक ने हैंगर दोबारा ज़ोहाब के हाथों में थमा दिया। लेकिन सर मैं ठीक हूँ, उसने पेशकश को मुस्तरद करना चाहा। ज़ोहाब पहन लो, ज़्यादा जिद नहीं करते। सर एहसन के इसरार पर उसने हामी भर ली। अब दूसरी तरफ, अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई, वरना मैं आज ख्वाब में आता तुम्हारे पास। आज फिर लेट हो गया वो। वैसे तो कहता है मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कभी तुम्हें इंतज़ार नहीं करवाऊँगा, मगर हर बार की तरह इस बार भी वो अपनी बात से मुकर गया। आज आने दो इसे, मैं भी उससे बात नहीं करूँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, ऐसे को तैसा। उसकी नज़रें बार बार सफ़ेद कलाई में बंधी सिल्वर वॉच जो हीरे की तरह चमक रही थी उसकी तरफ जा रही थी। उसे सरीना होटल में बैठे 1 घंटा बीत चुका था। वेटर भी बार बार मेन्यू का पूछ रहे थे, मगर वो उसके बगैर कैसे ऑर्डर दे सकती थी। उसका दिल बहुत बेचैन था। वो बार बार होटल में दाखिल होने वाले हसीन और जमील ब्राउन रंग के मेन दरवाजे को देख रही थी, जिस पर किसी आला पाए की कारपेंटर ने डिज़ाइन किया था। बनावट भी इतनी हसीन थी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता। हर तरफ सुकून ही सुकून। वन वे सड़क पर वाक़ होने की बदौलत ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी बहुत कम थी। फरवरी की मुनासिबत से हर तरफ लाल रंग बिखरा पड़ा था। हर टेबल पर महकते गुलाबों का गुलदस्ता पूरे होटल को महका रहा था। हेलो, ख्यालों की दुनिया में उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मगर इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देखती, वो आवाज़ रखने वाला वजूद वहाँ से गायब हो चुका था। ये वही था या फिर मेरा वहम? वो सोचते हुए पलटी ही थी कि उसे वहाँ देखकर चौंक गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया और बुरी तरह चौंकी। बस क्या करे, हम है ही कुछ ऐसे। वो अपने होने का एहसास दिला रहा था। ऑफ वाइट शर्ट में रेड कलर की टाई आज के दिन की मुनासिबत से थी। मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे यहाँ पर बैठे 1 घंटा बीत चुका है, मगर तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। हर कोई सवालिया निगाहों से मुझे देख रहा था। उसके गुस्से में भी एक कशिश थी। मेरी पसंद है ही इतनी अच्छी कि हर कोई उसकी तरफ देखे। वो तो जैसे नाज कर रहा था। वेरी फनी, मुंह चढ़ाकर जवाब दिया। तुम्हें अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। वो भी अपने ढीठपन का इजहार कर रहा था। तुम भी ना कभी बाज नहीं आने वाले हो। इस तरह की हरकतों से तुम मेरा सारा गुस्सा उड़ा देते हो। उसका चेहरा खिल उठा था। अगर मैं बाज आ गया तो तुम्हें इस तरह हंसाएगा कौन? उसके हाथों को थामते हुए रोमानवी अंदाज में उसने कहा। तुम और कौन? उसके साथ वो रह कर वो भी उसके जैसी ही हो गई थी। गुड, वैसे मैं क्यों लेट हुआ ये तो तुमने पूछा ही नहीं। उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। ये क्या है? इस्तफसार किया। खुद ही देख लो। उसने बॉक्स खोला तो अंदर से निहायत खूबसूरत एक चेन निकली, जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट N और A का एक लॉकेट था। दोनों अल्फ़ाबेट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वाह, वेरी नाइस। लॉकेट देखने में वाकई खूबसूरत है। ये N और A किसके लिए? वो उसकी खूबसूरती में कुछ समझ नहीं पाई। अरे, N फॉर नाज एंड A फॉर आंसर। उसने रोमानवी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। नाज और अंसर, बहुत खूबसूरत। अब तुम खुद ही पहना दो। उसने चैन अंसर की तरफ बढ़ाई। अभी नहीं, शादी के बाद। उसने उसके हाथों को बोसा देते हुए जवाब दिया। अब दूसरी तरफ, कुछ बताओगी भी कि हम कहाँ जा रहे हैं? वो पिछले 10 मिनट से सुंबल के साथ थी। सुंबल बार बार बहाने से कभी किसी तरफ तो कभी किसी तरफ उसे ले जाती, मगर उसे कुछ ना बताया। देखो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारे जहन में लाजमी कुछ चल रहा है। वो दोनों भी नज़र नहीं आ रहे थे। तुम तीनों मिलकर क्या प्लान कर रहे हो? देखो, मुझे सच सच बताओ, वरना अच्छी बात नहीं होगी। उकबी को दाल में कुछ काला महसूस हुआ था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। सुंबल फायक के बताए हुए नुस्खे पर अमल कर रही थी। देखो उकबी तुमसे कुछ भी पूछे, तुमने उससे कोई बात नहीं करनी, बस इधर उधर की बातों में लगाए रखना। लेकिन अगर वो फोर्स करेगी तो? सुंबल ने अपना खदशा जाहिर किया। वो अच्छी तरह उसकी फितरत से वाकिफ थी। खतरे की घंटी तो उसके आसपास से पहले ही बजाना शुरू कर दी थी। देखो, ये तुम्हारा मसला है। बस तुम किसी भी तरह 2 बजे से पहले उकबी को उस कमरे में दाखिल मत होने देना। तुम्हें जो कुछ करना पड़े तो कर गुजरना, मगर याद रखना 2 बजे से पहले हरगिज़ नहीं भेजना। मगर क्यों? अगर उसे पहले ही भेज दिया जाए तो?
देखो, हमने दोनों को एक साथ भेजना है और तुम तो जानती हो 2 बजे वो क्लास से फ्री होता है। इसलिए अगर 2 बजे से पहले उर्वी को कमरे में दाखिल कर दिया तो उसने ज़ोहाब के दाखिल होने से पहले ही बाहर आ जाना है। लेकिन हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं है, इसलिए याद रखना कि जब तक मैं ज़ोहाब को कमरे में दाखिल ना करूँ तब तक तुमने उससे कमरे में दाखिल नहीं करना, ओके? उसने एक एक बात उसे समझा दी थी, मगर उर्वी तो जैसे बातों के जाल में फंसाकर उससे सब कुछ उगलवाने के चक्कर में थी। देखो, मैं तुम्हें 2 बजे से पहले कुछ नहीं बता सकती। आखिर हमेशा की तरह उसकी ज़बान फिसल ही गई। क्या कहा तुमने? 2 बजे से पहले क्या होगा? 2 बजे? और क्या नहीं बता सकती 2 बजे से पहले? देखो, पहले तो मुझे शक था, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे ज़रूर कुछ न कुछ छुपा रही हो। उर्वी ने शानों से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया, जो आधा सच उगलने पर पहले से ही हरासा थी। मेरी तरफ देखो सुंबल, वो उससे आंखें चुरा रही थी। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब तुमने मुझे रेड कलर का सूट पहनकर आने को कहा, मगर दोस्त होने के नाते तुमसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। मगर अब और नहीं, मैं जा रही हूँ। उर्वी को यूँ जाता देखकर तो जैसे उसका अपना प्लान बिखरता महसूस हुआ। रुको उर्वी, मत जाओ, वरना हमारा प्लान। एक बार फिर उसकी ज़बान फिसल गई। अरे लड़की तो अपनी ज़बान को काबू में नहीं रख सकती। अपनी साजिश की मगर अल्फाज तो कमान से निकल चुके थे। प्लान? कैसा प्लान? कौन से प्लान की बात कर रही हो तुम? मैं उसकी आवाज़ हकला रही थी। देखो, अब अगर तुमने सच ना बताया तो मैं सचमुच चली जाऊंगी, उसने धमकी दी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? उसने इस्तफसार किया। हाँ नहीं यकीन तो जाकर दिखाऊं यहाँ से। अरे रुको तो सही। वो जाने लगी तो उसने उर्वी का हाथ पकड़ लिया। अब बताओ मुझे। उर्वी हाथ सीने पर बांध कर उसके सामने खड़ी थी। दरअसल हम तीनों का प्लान था कि हम चारों 2 बजे एक पल तौक़ुफ़ किया। 2 बजे क्या? उसने तौक़ुफ़ को भी बर्दाश्त न किया। 2 बजे हम सब इकट्ठे लंच करें। काफ़ी दिन हो गए ना एक साथ लंच किए। कुछ पार्टी शार्टी भी हो जाएगी और हल्ला गुल्ला भी। आखिर उसने बात को संभाल ही लिया, अगरचा झूठ से काम लेना पड़ा। पक्का बात यही है? उसने शकिया नज़रों से उसको टटोला। हाँ यार, यही बात है। हम सब ने तो तुम्हें सरप्राइज़ देने का सोचा था, मगर तुमने तो सारा मज़ा ही बिगाड़ दिया। उसने अफसोस भरे लहजे में उसको यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की और किसी हद तक कामयाब भी हो गई। चलो कोई बात नहीं। रेड टी शर्ट वो कार में सखा के घर की तरफ ही जा रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों के आगे सनग्लासेस उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। ये माजी का हाल है। कल पहली बार किसी लड़की के साथ जा रहा हूँ, बस दुआ करना सेटिंग हो जाए। रात ही उसने फ़ोन पर हारिस से दुआ के लिए कहा था। यार सेटिंग तो पहले से ही है, बस ये कहो हमें बहला रहे हो। हारिस ने भी शौक लहजे में जवाब दिया। यार अब ज़्यादा ओवर मत हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, बस वैलेंटाइन डे है, सोचा उसे विश कर दूँ। बेचारी का वैसे भी इस शहर में कोई नहीं है, अकेली रहती है। अगर कोई और होता तो शायद मैं ना जाता। वो सफाई देने की कोशिश कर रहा था, इसका मन जानता था हारिस सच कह रहा है। ओह जनाब साहब को अब ये भी मालूम हुआ कि वो अकेली रहती है। वो एक भी चांस मिस नहीं कर रहा था। तो क्या उसने तो बताया था कल। ज़ोहाब ने वजाहत की। कल? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम उसे परसों मिले थे। उसकी चोरी पकड़ी गई। हाँ तो परसों ही तो मिला था, कल तो उसने फ़ोन पर बताया। वो चोरी को छुपाने की अपनी तय कोशिश कर रहा था, मगर पानी सर से ऊंचा हो गया था। चलो बेटा, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड एंड फॉर माई भाभी। हारिस के बच्चे। रात की बातों को याद करते हुए वो कब उसके फ्लैट पर पहुंच गया उसे मालूम ही ना हुआ। ठीक तो लग रहा हूँ ना? उसने अपनी शौक जुल्फ़ों को सेट किया और एक नज़र अपने चेहरे पर डाली, जो पहले से ही चांद लग रहा था, मगर चांद को संवारना भी ज़रूरी था। बेल बजाने पर जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसे वहां देखकर चौंक गई। सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस थी, दुपट्टा उसके गले में था, जुल्फ़ें खुली थी। वो उसे बस देखता ही रह गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? उसके सवाल पर वो अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर लौट आया। अंदर आने का नहीं कहोगी? उसने कोई चीज़ पीछे छुपाते हुए इजाज़त मांगी। हाँ आओ, अंदर आओ, कोई काम था? ज़ोहाब के अंदर दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद करते हुए इस्तफसार किया। क्यों, वैसे नहीं आ सकता? बिना कुछ कहे वो सोफे पर बैठ गया। लगता है इसे अपना घर समझ रहे हो, जो बिना परमिशन के बैठ गए। उसकी बेतकल्लुफ़ी पर टोका
क्यों तुम्हें बुरा लगा? फौरन पूछा। नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक ही फूल लाया हूँ। सफ़ेद रंग के गुलाब उसके सामने करते हुए वो उसका चेहरा तकने लगा। वाह, बहुत खूबसूरत है। सखा फूलों को देखकर खुश हो गई। उसके चेहरे पर एक कशिश थी जो वो महसूस कर सकता था। फूलों को चेहरे के पास ले जाकर अपने रुखसार से मस करते हुए उन्हें महसूस किया। काश इन फूलों की जगह मैं होता। एक हसरत उसके दिल में उभरी, मगर ये हसरत दिल में ही रह गई। वो कुछ बोल ना सका। थैंक्स जवाबन वो मुस्कुरा दिया। यार ज़ुहाब, तुम यहाँ हो, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। अब ये हाल का मामला। क्लास से फ्री होने के बाद वो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। फायक और नादिया दोनों दरवाजे पर ही खड़े थे, मगर दोनों की निगरानी में भी वो पता नहीं कैसे इनकी आंख से ओझल हो गया। 15 मिनट तक दोनों उसको यहाँ वहाँ ढूंढते रहे और आखिरकार वो पार्किंग एरिया की तरफ जाता हुआ मिला। बेफिक्र रहो, कल लौटते हुए ले आऊँगा शर्ट। वो समझा जैसे उसे शर्ट का कहने आया होगा। अरे नहीं, तुम चाहो तो इसे अपने पास ही रख लेना, मैं यहाँ किसी और काम से आया हूँ। फायक ने लंबे सांस लेते हुए भागकर पास आने पर उसका सांस फूल चुका था। काम? कौन सा काम? हैरत से पूछा। तुम्हें सर एहसन बुला रहे हैं, रूम नंबर 43 में। नादिया भी अब उसके साथ आ खड़ी हुई। लेकिन मैं तो अभी वहीं से आ रहा हूँ, उस रूम में तो लॉक लगा हुआ है, उसने दो टोक कहा। हाँ तो तुम्हारे जाते ही तो सर उधर आए थे और मुझे कहा कि तुम्हें वहाँ लेकर आए। आर यू श्योर? उसने शक के लहजे में पूछा। अब भला हमें मजाक करके क्या मिलेगा? अपने लहजों में संजीदगी को लाने की भरपूर कोशिश की। वो मजबूत कदमों के साथ रूम नंबर 43 की तरफ चल पड़ा। उसका पीछा करते करते नादिया और फायक भी वहां आ गए। अब कहाँ जाना है? पिछले 15 मिनट से सुंबल उग्बी को चक्कर दे रही थी, कभी यहाँ ले जाती हो तो कभी वहाँ। बस अब रूम नंबर 43 में जाना है। अभी मैसेज आया है फायक का, वहीं बुलाया है उसने दोनों को। वो चौंकी। यार हम दोनों को? उसने शक दूर करने की सही की। ओह सॉरी यार। कमरे के बाहर पहुंचकर सुंबल को एक आड़ में फायक और नादिया नजर दिखाई दिए। दोनों ने प्लान कामयाब होने का इशारा दिया तो उसने उग्बी को कमरे में दाखिल करने में जल्दी की और उसके अंदर दाखिल होते ही कमरा लॉक कर दिया। कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़ा होकर वो सोचता रहा। उसे अजीब सा लगा, कमरे में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, दरवाजे भी बंद थे। कुछ देर सोचने के बाद वो अंदर दाखिल हुआ। ज़ुहाब के अंदर जाते ही तीनों कमरे की तरफ लपके और दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। बस अब जो हो अच्छा हो, ए खुदा मदद फरमा। सुंबल ने दुआ मांगी। इंशाअल्लाह अच्छा होगा सब कुछ। फायक ने दिलासा दिया, मगर अंदर से कोई आवाज़ ना आई। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। क्या सुंबल का और फायक का, इन तीनों का प्लान कामयाब हो सकेगा? क्या उग्बी और ज़ुहाब के दरमियान की कड़वाहट ख़त्म हो सकेगी? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बंधे रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।